सो हमने लास्ट चैप्टर में करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं जो नया चैप्टर है आपका, कौन सा, आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखो आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो हम कहते हैं क्या आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सभी गतिविधियों से है जो कि एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उन सारे एलिमेंट से है, उन सारी एक्टिविटीज से है जो कि कहीं ना कहीं किसी भी देश को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है भाई, सरल भाषा में हम ये कहें तो भाई क्या हो सकता है हमारे पास अगर हम बात करें तो सरल भाषा में हम ये कहेंगे क्या कि आधारिक संरचना से हमारा अभिप्राय क्या है, उन सभी क्रियाओं से है या उन सभी तत्वों से है जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होते हैं। जैसे स्कूल हो गया, बिजली हो गई, हॉस्पिटल हो गए, उद्योग हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, कुछ भी। ठीक है, हर वह चीज जो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होगी वो क्या कहलाती है, आपकी उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इकोनॉमिक, और एक होता है सामाजिक सोशल। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक संरचना क्या होती है, तो जो देश के आर्थिक विकास में योगदान करे, जो देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो कहलाता है हमारा आर्थिक आधारिक संरचना। जैसे कि उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, संचार माध्यम हो गए। ठीक है, ये सारे। और वहीं अगर हम बात करें तो सामाजिक वाला कौन सा होता है, जो किसी देश की सामाजिक विकास में सहायता करे, जो किसी के भी जीवन की गुणवत्ता को, लाइफ स्टाइल को बेटर करने में हेल्प करता है, वो कहलाता है हमारा सामाजिक। शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की एक अच्छी जगह, हाइजीन, स्वच्छता, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो आधारिक संरचना किसी भी देश के विकास के लिए जो आवश्यक है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक और एक होता है सोशल यानी आर्थिक और सामाजिक। तो आर्थिक आधारिक संरचना का मतलब होता है जो उन चीजों से जो देश के आर्थिक विकास में सहायता है, और सोशल वाला होता है जो देश के सामाजिक विकास में, सोशल के ग्रोथ में आवश्यक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्या, तो आर्थिक और सामाजिक यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या अंतर है, तो यह आर्थिक विकास का सूचक है। जो इकोनॉमिक वाला है वो कहीं ना कहीं देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ को सिंबलाइज करता है, और ये देश के सोशली या फिर ह्यूमन ग्रोथ को डेवलप करता है, जैसे इंडिकेट करता है। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष तौर पे समर्थन प्रदान करता है। कैसे, जैसे कि मान के चलो मैंने कहा उद्योग हो गए, ठीक है, इंडस्ट्री हो गई। अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो सीधे से जीडीपी पे इफेक्ट आएगा ना। तो ये कहीं ना कहीं देश की जीडीपी को, देश की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पे सहायता करते हैं बढ़ाने में, उनको प्रमोट करने में। बट ये जो होते हैं देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष तौर पे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे स्कूल पे खर्च करना, अब स्कूल पे खर्च करेंगे तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ करके जाएंगे, दोबारा से इंडस्ट्री में कुछ काम करेंगे, बेहतर चीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, बट ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। यह हमारे देश के फिजिकल एसेट्स को यानी भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल को बढ़ाता है ना, और ये हमारे देश की फिजिकल पूंजी को नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है, मानव पूंजी को बढ़ावा देता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छा विद्या, ठीक है, ये सारी चीजों से। और इसके एग्जाम्पल आते हैं रेलवे, वायु मार्ग, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर, और इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके शिक्षा और स्वास्थ्य। तो समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक वाला जो होता है वो देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है और देश के सामाजिक विकास में सहायता करता है। सिंपल सी बात है इतनी केवल। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ना देखो आर्थिक आधारित संरचना के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी देश के बहुत जरूरी होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक करते हैं। मैंने बताया ना कि जिस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी, मान के चलो हमारे देश में ना सड़कें अच्छी नहीं है, तो जब सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम कोई भी चीज टाइम पे कर पाएंगे। मान के चलो लोगों को ना यहाँ से दूसरी जगह माल बेचने जाना है तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, पहुंचते पहुंचते तब तक मार्केट बंद है। तो कहीं ना कहीं जब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है उस देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है, देश की अर्थव्यवस्था में हेल्प करता है। जैसे इंडस्ट्री लगाना, उद्योग लगाएंगे, प्रोडक्शन होगा, देश की जीडीपी ग्रो कर जाएगी। ठीक है, दूसरा कृषि का विकास करते हैं। कैसे, तो देखो उद्योग की सहायता से या सड़कों की सहायता से। अब मान के चलो कि कोई भी किसान है, उसको अपना माल बेचने जाना है दूर मंडी में, उसकी मंडी उसके गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर है। अब अच्छा सड़क नहीं होगा, अच्छा रोड नहीं होगा तो क्या हो गया, पता चला बैलगाड़ी लेके जा रहा था, बैलगाड़ी उसकी गिर गई, बंदा भी खत्म रास्ते में। तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो एक अच्छा सड़क व्यवस्था, एक अच्छी रोडवे होना या एक अच्छा इंडस्ट्री होना, एक अच्छा मार्केट होना कहीं ना कहीं क्या करता है, किसानों को भी सहायता करता है, यानी कृषि को भी हेल्प करता है। तीसरा, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
उसके अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायता करता है। यानी इकोनॉमी को कंडक्ट करने में, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में, संचालन करने में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा योगदान है। कैसे? क्योंकि यह कई सारी सेवाएं प्रदान करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। मान के चलो, सोच सकते हो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं, आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन होगा ही नहीं इसके बिना, ठीक है। तो ये फिर वही अगर हम बात करें तो बेहतर जीवन गुणवत्ता, एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है ना। जैसे शिक्षा पे, अगर जितना देश, कोई भी देश जितनी ज्यादा शिक्षा पे अच्छा खर्च करता है, जितनी बेहतर एजुकेशन सिस्टम होगी, वो उतना ही बंदा वहां से अच्छा कमाएगा आगे बढ़ के, और जब कमाएगा तो पता है कि उसको अपनी लाइफ को अच्छे से सेटअप कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 महत्व क्या क्या अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करता है। ये किसानों के लिए सहायता है, एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था को चलाने में सहायता करता है, क्योंकि कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, इनके बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और एक होता है क्या, लास्ट जो फोर्थ है हमारे पास, वो होता है बेहतर जीवन गुणवत्ता। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखें, अगर हम अच्छा हाइजीन रखें, यानी सैनिटाइज रखें, मतलब स्वच्छ रखें माहौल, तो कहना कि जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है, ठीक है। और इन सब के बाद एक और जो होता है आपका 5वां, वो होता है रोजगार प्रदान करना। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, वो क्या करता है, देश में रोजगार प्रदान करता है। रोजगार कैसे प्रदान करता है, तो आप समझ सकते हो, उद्योग लगेंगे, लोग जाएंगे काम पे, सड़कें बनेगी, लोग काम पे जाएंगे, ठीक है भाई। तो कुछ भी होगा, पार्क भी बनेगा तो वहां पर भी लोग काम पे जाएंगे, ठीक है, काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देश को रोजगार प्रदान करता है। और निष्कर्ष ये निकलता है कि अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अ बेटर कंट्री एज वेल एज अ बेटर वर्ल्ड। यानी कि एक बेहतर आधारित संरचना ना ही केवल एक बेहतर देश बनाती है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बना करके देती है। समझ में आया भाई? तो आधारित संरचना क्या होती है, इसके 2 प्रकार थे, दोनों में अंतर पढ़ा हमने, देन पढ़ा हमने इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर ना, आपके कुछ सर्टेन पॉइंट्स दे रखे हैं जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कुछ आधारित संरचना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका बात करें तो सबसे पहला होता है आपका ऊर्जा या एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा है क्या, एनर्जी क्या है? तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आधारित संरचना है जिसके बिना देश की क्रियाओं की कल्पना करना ही मुमकिन नहीं है, संभव ही नहीं है। यानी कि एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज विदाउट इट नो कंट्री कैन ग्रो। ऊर्जा के बिना हमारे देश में, अब ऊर्जा का मतलब होता है हर एक तरह की एनर्जी होना, ठीक है, चाहे वो आपका थर्मल एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, कोई सी भी। तो ऊर्जा हमारे देश के लिए या किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी। अब अगर हम बात करें तो ऊर्जा के प्रकार, एनर्जी के टाइप्स, तो एनर्जी ना 2 प्रकार की होती है, 2। एक होता है वाणिज्यिक कह लो, या व्यवसायिक कह लो, या परंपरागत कह लो, कॉमर्शियल कह लो, या आप कौन सा कह लो, ट्रेडिशनल, ठीक है। दूसरा होता है आपका, और इसमें आप एक और नाम जोड़ सकते हो, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि गैर नवीकरणीय या अनवीकरण। वही दूसरा होता है आपका टाइप कौन सा, गैर व्यवसायिक, गैर परंपरागत, नॉन कॉमर्शियल, नॉन ट्रेडिशन, या फिर रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरण, ठीक है। तो 2 प्रकार के आपके एनर्जी होते हैं। काफी चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया, इसके बाद जो अगला चैप्टर है पर्यावरण, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, जो हमारे एवीएस नेचुरल साइंस से जुड़े हुए बस केवल। तो ऊर्जा के प्रकार की बात बताएं तो ऊर्जा के 2 प्रकार हैं आपके, नाम अलग अलग करके पूछ सकता है, पर नाम, चारों नाम का मतलब एक ही है हिंदी में भी, और इंग्लिश में तीनों नाम का मतलब एक ही है। कॉमर्शियल कह ले, ट्रेडिशनल कह ले, या नॉन रिन्यूएबल कह ले, बात बराबर है, ठीक है। वही इसी तरह से अगर आपसे बात करें नॉन कॉमर्शियल, नॉन ट्रेडिशन, या फिर गैर व्यवसायिक, गैर परंपरागत, या फिर नवीकरण, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। हो गया भाई? ठीक है भाई, तो ऊर्जा के प्रकार हमने देख लिए, 2 होते हैं आपके। अब दोनों के बीच अंतर, ठीक है। तो अंतर ना आपसे किसी भी नाम से पूछ सकता है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, नवीकरण, अनवीकरण, सब तरह से पूछ सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि मतलब एक ही है। देखो, परंपरागत वाले में बताइए तो होता क्या है, तो यह काफी पुराने समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या ट्रेडिशनल एनर्जी कौन सी होती है, जिसका इस्तेमाल हम अभी कुछ समय पहले से नहीं कर रहे, बल्कि इसे हम काफी पुराने समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और वहीं पर जो आपका नॉन ट्रेडिशनल होता है वो कौन सा होता है, इसका प्रयोग अभी हमने कुछ हाल ही के वर्षों से करना शुरू किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लकड़ी, पेट्रोल, इनका प्रयोग काफी टाइम से हो रहा है। बट इसकी बात करें जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इनका इस्तेमाल हमने कुछ हाल ही के वर्षों से करना शुरू किया, ठीक है भाई। फिर दूसरा, इट इज जनरली मच कॉस्टली देन ये जो होता है ना आमतौर पे महंगा होता है, इसलिए हम इसे कॉमर्शियल ही कहते हैं, ठीक है। ये महंगा है,
बट ये महंगा उतना नहीं होता जितना कि ये होते हैं। ठीक है भाई, समझ आया चीज। तीसरा, यह ज्यादा प्रदूषण करते हैं। जो आपके ट्रेडिशनल वाले ना, पुराने समय से इस्तेमाल करने वाले, ये क्यों है, पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। पेट्रोल की बात कर लो, कोयले की बात करो, काफी ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बट ये उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करते, चाहे वो आपका विंड एनर्जी हो, चाहे वो आपका सोलर पैनल हो, ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करते। यह अनवीकरण होते हैं, यानी ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है क्या, कि अगर ये एक बार समाप्त हुए तो इन्हें बनने में काफी समय लग जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, इन्हें बनने में काफी समय लग जाता है। बट ये जो होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि अगर ये समाप्त होंगे तो कल पुनः या काफी जल्द, बहुत थोड़े समय में वापस प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है भाई, यह सीमित मात्रा में हमारे देश के अंदर या विश्व में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रिसोर्स है इनका, या बहुत ज्यादा लिमिटेड सोर्स होते हैं। ठीक है, स्टॉक है। ठीक है, खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद बनने में काफी समय लगेगा। बट ये जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ठीक है, ये काफी ज्यादा मात्रा में है, बट ये जो है आपके काफी कम मात्रा में मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो, यह आज के समय में किसी भी देश के आधुनिक सभ्यता का सूचक प्रदान करने वाली आधारिक संरचना है। याद रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, या बिजली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी देश के मॉडर्नाइजेशन की सबसे पहली नीड होती है, डिमांड होती है। बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी मॉडर्न की कल्पना भी आज के टाइम में नहीं कर सकता। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की कल्पना भी आज के टाइम में इसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आधारिक संरचना है जो हमारे देश के अंदर क्या करता है, हमारे देश के अंदर क्या करता है कि आधुनिक लेकर आता है, या किसी भी सभ्यता को आधुनिक बनाने का काम किसके हाथों में है, आपका बिजली के हाथों में। ठीक है भाई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हाथों में, विद्युत के हाथों में। ठीक है, हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो अब देखते हैं क्या विद्युत सृजन के स्रोत। देखो, याद रखना, हमारे देश के अंदर कहां कहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हम करते हैं पहले थर्मल पावर, ताप शक्ति के तौर पे। इसमें मतलब क्या होता है, हमारे पास कोयला, गैस, तेल, इन सब से उत्पादन करना, या फिर जो हमारे भूताप है, यानी कि जो आपका जो पृथ्वी के अंदर का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, इससे आप इसका इस्तेमाल करके क्या करना, बिजली क्रिएट करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं थर्मल पावर। इससे भारत के आज के टाइम में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है उससे बनाई जाती है, मेनली कोयले का इस्तेमाल करके। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका विंड पावर, यानी कि पवन शक्ति। ठीक है, हवा की सहायता से, विंड मिल के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इसका योगदान कितना परसेंट है, 5%। तीसरा होता है आपका पन बिजली शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें हम जल की सहायता से, वाटर की सहायता से बिजली को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है भाई, जैसे बांध बनाकर, ठीक है, नदियों में बांध बनाकर के वहां पे हाइड्रो पावर लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट होता है। और अगर हम बात करें तो इसका कितना इस्तेमाल है हमारे देश में, 15%। ये है 67%। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका यही आता है, सतलुज बांध हो गए, हीराकुंड बांध हो गए, हमारे देश में ज्यादा मेनली ये क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, और अब जो नंबर आ रहा है इसका, वो टेहरी डैम, उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें ना, तो देखो याद रखना, ये अगर आपसे पूछे ना कि ऐसे कौन से शक्ति के रूप हैं जो कार्बन लेस है, यानी कि जिसमें आपका कोई धुआं उत्सर्जित नहीं होता, तो ये आपके होते हैं पवन शक्ति और एक हाइड्रो पावर वाला। ठीक है, फिर आपका होता है एक लास्ट होता है आपका आणविक या फिर आपका परमाणु, यानी एटॉमिक, न्यूक्लियर या नाभिकीय शक्ति। इसमें क्या होता है, यूरेनियम, थोरियम या आदि की सहायता से क्या किया जाता है, हम बिजली को क्रिएट करते हैं। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम इसका, मात्र 3%। ठीक है, तो हमारे देश में आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है कहां से हो रहा है, आपका ताप शक्ति से, यानी कि आपका थर्मल पावर से। ठीक है, थर्मल पावर देन आता है आपके पास कौन सा, हाइड्रो पावर 15%, फिर विंड पावर 5%, और देन लास्ट में होता है आपका जो है एटॉमिक या फिर हो गया आपका नाभिकीय, यानी कि न्यूक्लियर। ठीक है भाई, समझ आया। अब इसके अगर हम बात करें ना, तो ये जो टॉपिक होता है वो अच्छा होता है, बहुत बार पूछा गया है कि आखिर क्या है हमारे पास, कि हमारे देश में ना शक्ति के समक्ष आने वाली समस्याएं, पावर के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी है, चैलेंजेस जो है वो आते हैं आपके कौन कौन से। तो पहला जो चैलेंज होता है ना, वो ये होता है क्या, अपर्याप्त विद्युत सृजन, यानी कि इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। देखो, हमारे देश की जनसंख्या जितनी है ना, उसके हिसाब से भारत को हर साल जैसे जैसे जनसंख्या ग्रो कर रही है,
जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, उसके अकॉर्डिंग भारत को हर साल 7 to 8% एनर्जी हर साल बढ़ानी पड़ेगी, 7 to 8% एनर्जी, ठीक है। बट हम इसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो पहली समस्या है। और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, या तो कहीं पर लाइट नहीं आ रही है, और अगर लाइट आती है तो काफी कम समय ही आती है और पूरे दिन ऐसा रहता है। समझ आया चीज। फिर दूसरा होता है जो समस्या आती है सामने, वो होता है क्या, स्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जो भी हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या प्लांट्स है ना, उनका भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। कहते हैं क्या कि भारत में जो भी संयंत्र या प्लांट लगे हुए हैं, उनमें भी हम संसाधनों का मात्र केवल कितना परसेंट ही उपभोग कर पाते हैं, 61%। बाकी जो आपके पास 39% है, वो कहाँ जाता है, बरबेकार हो जाता है। आपको जनरली, आप लोगों ने अगर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। और पावर स्टेशन से जब तक हमारे घरों तक इलेक्ट्रिक एनर्जी पहुंचती है ना, या बिजली पहुंचती है, तो उस बीच में वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, और कहीं तो उड़ जाती है। तो अगर 100% की एनर्जी आ रही है ना, तो 100% में याद रखना हमारे घर तक कितनी पहुंचती होगी, केवल 61% पहुंचती होगी, ठीक है। बाकी तो है व्यर्थ हो जाती है, और इसके लिए हमारे पास कोई बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो यह है कि जो उत्पादन क्षमता है उसका भी हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज होता है आपका PLF की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये अगर आपसे पूछता है ना कि हम किस चीज के द्वारा ये पता लगा पाते हैं कि हमारे जो हम कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं उसका, तो वो होता है आपका PLF को हम कहते हैं पावर लोड फैक्टर। तो इसके द्वारा हम इस चीज का पता लगा पाते हैं कि आखिर हम जो है ना उत्पादित ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है भाई, या उपभोग कर रहे हैं, ठीक है भाई। 2 हो गए। पहला है हमारे पास क्या कि मतलब अपर्याप्त विद्युत संसाधन या अपर्याप्त विद्युत सृजन बहुत ही हम कम बना पा रहे हैं, हमें जितना बनाना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से तो हमें 7 to 8% इंक्रीज होनी चाहिए, बट हो नहीं पा रही वो। और दूसरा जो हमारे पास समस्या आती है वो आती है कि जो हमारे पास प्लांट है, उस प्लांट के में भी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका मात्र केवल 60% ही रिजल्ट में आता है, बाकी सारा जो होता है वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, तीसरा होता है क्या, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आज के टाइम में हम लकी हैं कि हमारे देश के अंदर ना TDPL या रिलायंस की तरफ से कुछ प्राइवेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वो खुल गए हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट वालों के हाथों में अगर हम बात बताएं तो कहीं ना कहीं वो अच्छा मैनेजमेंट होता है, बट फिर भी अभी भी कई राज्य ऐसे हैं ना जहां पर बिजली आपूर्ति में किसका रोल है, स्टेट बोर्ड का, गवर्नमेंट वालों का, ठीक है। और जहां पर गवर्नमेंट बोर्ड का काम होता है, हमें पता है कि वो चीज घाटे में ही अधिकतर रहती है। तो अगर हम बात बताएं, देखो कहते हैं राज्य विद्युत बोर्ड का खराब प्रदर्शन, एक अनुमानित आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में SEB स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितने बिलियन का घाटे में चल रहा है, 500 बिलियन रुपए से भी अधिक घाटे में चल रहा है। रीजन क्या होता है इसके पीछे, तो चोरी, बीच में कटिया डाल देते हैं लोग, देखा होगा आपने, ठीक है। अब उसके लिए वो मोटी तारें लगाई जा रही हैं, ठीक है, तो कटिया लगा देना, या फिर आर्थिक रियायतें, सरकार को भाई प्रमोट करना है ना, तो सरकार किसानों को फ्री बिजली दे देती है, या सरकार एक बना देती है कौन सा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, जिसको भी हम बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो एक सरकार जो होती है कुछ क्षेत्रों में रियायतें यानी कि छूट प्रदान कर देना, सब्सिडी दे देना, इसी कारण कहीं ना कहीं सरकार वोट बैंक के लिए तो ऐसा कर देती है, बट सरकार को फिर ऐसे में कई घाटे भी उठाने पड़ते हैं, ठीक है भाई। तो एक ये है, हमारे पास 3 कारण हो गए। चौथा कारण बताएं तो आगतों का अभाव, लैक ऑफ इनपुट्स है हमारे पास। हमने बताया कि भारत के अंदर ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, थर्मल पावर से, तापीय शक्ति से, जो मेनली कहां से बनता है, कोयला से। बट हमारे पास इन रिसोर्सेज का भी पूरा अभाव है, ठीक है। हमारे पास ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में आए हो, ठीक है। और जनता के सहयोग का भी अभाव, कई बार देश में अगर हमें बेटर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ना, तो कहीं ना कहीं जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ता है उसके अंदर। अब जनता कोऑपरेट कैसे कर सकती है, तो टाइम पे बिजली बिल पे करके, ठीक है, या फिर ये चोरी वाली हरकतें नहीं करना, कई बार मीटर में रीडिंग बढ़ा देते हैं, तो ये सारे घटा देते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। और छठा होता है हमारे पास निजी निवेशकों का अभाव। देखो हमने देखा कि आज हमारे देश में अगर हम बात करें तो केवल 5% ऐसा था जो विंड पावर से चल रहा है ना, 5% समथिंग था ऐसा। और अगर देखा जाए ना तो भारत की अगर हम बात करें
तो विंड पावर का भारत देखा जाए तो विश्व में 5वें नंबर पर आता है ऐसा, ठीक है। बट विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए होता है बहुत पैसा, और ऐसे में इन पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो जल्दी तैयार हो नहीं रही हैं, ठीक है। और सरकार करेगी तो सरकार तो वैसे भी घाटे में जा रही है, तो कोई फायदा होगा नहीं। तो ये 6 कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे देश के सामने आ रही है विद्युत को लेकर के, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है इन समस्याओं को सुधारने के उपाय, तो इनको उल्टा कर देना। उल्टा आप कैसे करोगे? तो उल्टा आप करोगे क्या, अपर्याप्त विद्युत सृजन से हम कहेंगे कि भाई पर्याप्त विद्युत सृजन, यानी कि भाई एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो क्षमता है उसको विकसित कैसे करें, जो आपका 61% है उसको मैक्सिमम करें 80% तक कैसे करें बेहतर टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर हम उपाय ये बता सकते हैं कि भाई जो सरकारी बोर्ड जो है आपका, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रहा है, लॉस में जा रहे हैं, तो कहना कि सरकार को उसको क्या करना चाहिए, निजीकरण कर देना चाहिए, बेच दो उसको, ठीक है। तो चौथा, आगतों में जो कमी हो रही है, तो इसके लिए हमें इन आगतों पे डिपेंड ना रह करके हमें हाइड्रो पावर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिसकी हमारे पास कोई भी लिमिटेड सोर्स नहीं है, हमें पवन चक्की पे जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ये सारे अगर उपाय बोलेगा तो उसको उल्टा कर देना, ठीक है भाई। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। और अब अगर हम बात करें तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो होता है स्वास्थ्य के बारे में। देखो स्वास्थ्य क्या होता है समझना। स्वास्थ्य का, देखो स्वास्थ्य का अर्थ ना आमतौर पे जब भी बच्चों से पूछा था कि व्हाट इज हेल्थ, तो देन वो कहते हैं कि फ्री फ्रॉम इल, बीमारियों से मुक्ति, दैट इज आवर हेल्थ। बट ये गलत है। हेल्थ की डेफिनेशन बहुत छोटी सी और बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है, बट इससे ज्यादा काफी वाइड डेफिनेशन है इसकी। अगर हम बात बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि देखो स्वास्थ्य का मतलब केवल रोगों से मुक्ति नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक कल्याण रहना, मतलब एक कल्याण में जीवन जीना ही क्या कह सकते हैं स्वास्थ्य को। यानी कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट टू इल फ्री सिचुएशन, बट इट इज द सिचुएशन ऑफ वेलनेस इन ऑल 3 प्रोस्पेक्टस, ठीक है, सच एज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं कि रोगों से मुक्ति, बल्कि इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर कल्याण होना हमारा, ठीक है भाई, समझ चीज। और अगर हम बात बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई भारत में, अब इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में स्वास्थ्य के समक्ष में कौन कौन समस्याएं आती हैं। तो अगर हम बात बताएं तो भारत के समक्ष स्वास्थ्य के संबंध में कई सारी समस्याएं हैं। पहला तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। भारत में अगर हम बात बताएं तो भारत की जनसंख्या का 60% हिस्सा, 70% हिस्सा कहां रहता है, गांव में। बट पूरे देश की अस्पताल सर्विस का कितना परसेंट गांव के अंदर है, 20%। जनसंख्या गांव में 70%, लोग गांव में रहते हैं पूरे देश के 70 लोग, बट हॉस्पिटल वहां पे केवल कितने हैं, 20 लोग। और जबकि पूरे देश में रहते हैं 30 लोग, हॉस्पिटल कितने हैं, 70। तो 70-80 हो गए। तो समझ रहे भाई, तो पहला चीज नुकसान। दूसरा अगर हम बात बताएं तो कौन सा होता है, संक्रामक बीमारियां। आज के टाइम में जो हमारे हेल्थ सर्विस के सामने जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। मेनली अगर हम बात कर रहे हैं एड्स की, अगर हम बात करें सार्स की, ठीक है, सार्स, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल भी हैं और इनका आज तक जो इलाज है प्रॉपरली वो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ठीक है, जिस कारण आज भी सरकार के सामने, डॉक्टर के सामने कई लोग जो है दम तोड़ देते हैं, ठीक है। तीसरा, पुअर हाइजीनेशन सैनिटेशन, यानी कि खराब सफाई सुविधाएं। सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ना वो खुशबू ही ऐसी लगी है, छी कहां से आ गए, ठीक है भाई, समझ भाई। तो खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, ये एक तो है समस्या। चौथा, अगर हम समस्याओं की बात करें, 3 समस्या आपको समझ में आ गई होंगी। पहली समस्या थी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है हमारे यहाँ, गांव में इतने लोग हैं पर रहते लोग, हॉस्पिटल की सर्विस बहुत कम। संक्रामक बीमारियों का सही उपाय ना हो पाना। तीसरा, पुअर हाइजीनेशन है हमारे यहाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई एक खराब स्वच्छ सफाई की सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में खासकर अगर हम बात करें ऐसा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बंस अगला अगर हम बात करें तो हो जाता है हमारे पास मानव शक्ति का भी अभाव है हमारे यहाँ। यानी कि अगर हम बात बताएं ना तो हमारे यहाँ जितने डॉक्टर्स की हमें आवश्यकता है उतने डॉक्टर्स है भी नहीं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जब डॉक्टर्स ही कम रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर कम तो उनकी प्राइस ज्यादा, डॉक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति भी होगा ना एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की सोच सकेगा। आज के टाइम में डॉक्टर कम है, डिमांड ज्यादा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है अपना जेब भर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस में रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बेहतर डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाता और रास्ते में दम तोड़ देता है, ठीक है भाई। तो और इसका मेन कारण क्या हो सकता है हमारे पास, तो मेन कारण है कि पुअर
जो पुअर रिम्यूनरेशन रेट होता है ना हमारे पास, पुअर रिम्यूनरेशन रेट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में शायद उतना बेहतर उनको वो ऑफर ना मिलना। और एक और कारण होता है ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन होना। हमारे देश से डॉक्टर पढ़ते हैं और निकल जाते हैं बाहर में, ठीक है, ये चीज। दूसरा अगर हमें बताएं कुपोषण, मल न्यूट्रिशन जो है ना कहीं ये भी एक मेन कारण है, ठीक है। अगर आज के टाइम में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो बीमारियां हो रही है वो इसी के कारण हो रही है, ठीक है। और ये आज के टाइम में कहीं ना कहीं एक मेजर सोर्स बन जाता है किसका, हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी चिंता को लेकर के। और देन लास्ट होता है हमारे पास जनसंख्या बढ़ना। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या जैसे तेजी से ग्रो कर रही है हमारे देश में, उतने हिसाब से डॉक्टर तो नहीं ग्रो कर रहे और ना ही हमारे यहाँ हॉस्पिटल लग रहे हैं। तो कई आप इसी का नतीजा फिर क्या निकलता है कि हॉस्पिटल में भाई कुछ लोग बेड पे लेटे हुए हैं, कुछ लोग बेड के बाजू में लेटे हुए हैं, कुछ लोग गैलरी में, कुछ लोग तो वहां पे भी लेटे बाहर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्या निकल कर आती है। फिर एक होती है निर्धनता, भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ना वो अच्छा इलाज कभी करा ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं, अगर इनको उपाय करना है तो इनको उल्टा कर देना है। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा, इस चैप्टर में था भी कुछ नहीं, ठीक है। बस ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो मेनली होते हैं आपके, और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर होता है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो भी काफी इजी रहेगा, पर्यावरण के बारे में। उसको करने के साथ जो अगला चैप्टर होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपका। उसके बाद हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है।